बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों का वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है लोकतंत्र के बारे में। इंग्लिश में इसको डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये अंग्रेजी शब्द जो डेमोक्रेसी है उसका हिंदी अनुवाद लोकतंत्र होता है, जिसको हम जनतंत्र भी कहते हैं और प्रजातंत्र भी कहते हैं। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, डिमोस और क्रेटिया। डिमोस का जो मूल अर्थ होता है वो भीड़ होता है, लेकिन आजकल जो है हम उसका अर्थ जनता से लेते हैं, और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। इस प्रकार जो है शाब्दिक दृष्टि से देखें तो डेमोक्रेसी का अर्थ होता है जनता की शक्ति। इस शब्दार्थ के अनुसार शासन की एक प्रणाली के रूप में डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन प्रणाली। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में लोकतांत्रिक शासन उस बुद्धिवादी आंदोलन की देन है जो पश्चिमी यूरोप में 16वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन तथा धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि में शुरू हुआ था। सर्वप्रथम इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ने आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की, तथा अमेरिका की लोकतांत्रिक क्रांति 1776 तथा फ्रांस की लोकतांत्रिक क्रांति 1789 ने इसे सही मायने में प्रतिष्ठित किया। लोकतंत्र, अब हम चलते हैं लोकतंत्र के विभिन्न रूपों पर। लोकतंत्र के 4 विभिन्न रूप माने जाते हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र की अगर हम बात करते हैं तो इसे अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूपों का उल्लेख किया है: राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र तथा शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक राज्य। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा ये मानती है कि प्रभुसत्ता का निवास जनता में होता है। प्रभुसत्ता का मतलब होता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति, और उसका निवास कहाँ मानता है? ये जनता में। और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उस पर नियंत्रण तथा उसको हटाने की पूर्ण एवं अंतिम शक्ति भी उसे प्राप्त होती है। शासन के रूप में लोकतंत्र का अर्थ है लोकतांत्रिक शासन। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही व्यवहारिक रूप है। ये उल्लेखनीय है कि लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभुसत्ता पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती हैं। तो इस तरीके से ये राजनीतिक लोकतंत्र था। अब हम बात करते हैं सामाजिक लोकतंत्र की। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्षण है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है समाज में नस्ल, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन और जन्म स्थान के आधार पर व्यक्तियों के बीच में विभेद नहीं किया जाना चाहिए, और सभी व्यक्तियों को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्थिक लोकतंत्र की। अर्थव्यवस्था के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। वर्तमान सदी में आर्थिक लोकतंत्र का विचार व्यक्तिवादियों ने भी आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की चर्चा करते हुए दिया है, जो मार्क्सवादियों व समाजवादियों के आर्थिक लोकतंत्र से भिन्न है। नेक्स्ट जो है वो है नैतिक लोकतंत्र। कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को एक नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में भी स्वीकार किया है। लोकतंत्र के प्रति इस नैतिक दृष्टिकोण को ही नैतिक लोकतंत्र कहा जाता है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप है, जिसमें मानव मूल्यों को ही समाज व शासन का मूल आधार माना जाता है। तो इसका प्रमुख आधार क्या है? मानव मूल्यों में आस्था। इस प्रकार जो है लोकतंत्र एक ऐसी धारणा है जिसके अनेक पहलू होते हैं। यदि कुछ विद्वानों के लिए मात्र एक शासन प्रणाली है, तो अन्यों के लिए यह समाज अर्थशास्त्र या नैतिकता से जुड़ी हुई अवधारणा भी है। अब हम चलते हैं लोकतंत्र के विभिन्न सिद्धांतों पर। देखिए, इसके जो पहला सिद्धांत है वो परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है, दूसरा बहुलवादी सिद्धांत है, तीसरा अभिजन वर्गीय सिद्धांत है, चौथा मार्क्सवादी सिद्धांत है और 5वां समाजवादी सिद्धांत है। अब हम सबसे पहले
ऐतिहासिक परंपरागत सिद्धांत पर चलते हैं। ये जो है लोकतंत्र की आधारभूत मान्यताएं विलक्षण इस प्रकार से मानता है, जैसे कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है तथा अपना हित अहित समझने की शक्ति रखता है। दूसरी चीज़ है सभी व्यक्ति मूलतः समान हैं। शासन का गठन उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार ही होना चाहिए। सरकार की शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है। व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रताएं व अधिकार प्राप्त होने चाहिए। सरकार को जनमत का आदर करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत है। इसकी मान्यताएं हैं कि लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं है, अपितु समाज में व्याप्त विभिन्न समुदाय एवं समूह होते हैं। समुदायों एवं समूहों का निर्माण व्यक्तियों के विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है और वे इस रूप में व्यक्तियों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। नेक्स्ट जो है विभिन्न समुदाय एवं समूह अपने से संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है वो है लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र के इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि शासन का रूप कुछ भी हो, वास्तव में शासन की सत्ता एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में निहित होती हैं जो उस समाज का अभिजन वर्ग होता है। यह तथ्य अन्य शासन प्रणालियों की तरह ही लोकतंत्र पर भी लागू होता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन समझना नहीं है, क्योंकि व्यवहार में जनता द्वारा शासन संभव ही नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में जनता की मुख्य भूमिका ये हो सकती है कि वह मतदान के द्वारा शासन करने वाले अभिजन वर्ग का चुनाव करे। यह सिद्धांत बताता है कि लोकतंत्र जनता का शासन तो नहीं है, किंतु ये जनता के लिए शासन अवश्य होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अभिजन वर्ग का ये दायित्व है कि वह जनहित में शासन करे। नेक्स्ट जो है वो है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत, जिसकी मान्यताएं हैं यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के हितों की उपेक्षा करता है। यह आर्थिक दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था है। यह शासन प्रणाली व्यवहार में लोक प्रभुत्व के आधार पर कार्य नहीं करती है। यह पूंजीवादी लोकतंत्र राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत पर जोर देता है तथा ये व्यक्ति की तुलना में समाज के महत्व को ज़्यादा देता है और जनता का अर्थ ये केवल सर्वहारा वर्ग से ही लेता है और आर्थिक समता और आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। नेक्स्ट जो है वो है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के उदारवादी तथा मार्क्सवादी सिद्धांतों के समन्वय से बना है। ये मानता है कि नागरिकों के बीच आर्थिक विषमता को कम से कम किया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होनी चाहिए। सभी नागरिकों को विकास के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो ये इसकी मान्यताएं हैं। अब हम चलते हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकारों पर। देखिए, लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार माने जाते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र को शुद्ध लोकतंत्र कहते हैं और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का पूर्ण नियंत्रण करती है। वह नीति संबंधी फैसले लेती है, कानून बनाती है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को नियुक्त करती है और वह उन्हें हटा भी सकती है। वर्तमान काल में पूरी दुनिया में केवल स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों का मतलब वहाँ के जो प्रांत हैं उनमें ये पाई जाती है। वस्तुतः प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था केवल छोटे तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में ही संभव है, किंतु वर्तमान काल में अधिकांश राज्य आकार और जनसंख्या की दृष्टि से बड़े होते हैं, इसलिए इस प्रणाली को लागू करना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र की। आधुनिक काल में प्राय सभी लोकतांत्रिक राज्यों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही पाया जाता है। इसके अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं करती, अपितु वह अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है। जैसे कि जे.एस. मिल ने भी कहा है, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति का प्रयोग
अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती है। तो एक इस तरीके से आज का हमारा ये पार्ट 1 था लोकतंत्र पर। कल हम पार्ट 2 देखेंगे। धन्यवाद।